एक ऐसे वक्त के बारे में सोचिए जब दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था क्रैश कर गई। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। लेकिन एक देश जो पहले से ही गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, उस पर इसकी मार सबसे गहरी पड़ी। हाँ, वो देश था भारत। आज हम बात करेंगे उसी दौर की, जब 1929 की महामंदी भारत के लिए सिर्फ एक आर्थिक संकट नहीं, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन गई थी। ये सब शुरू हुआ था सिर्फ एक जगह से, सिर्फ एक देश से। लेकिन वहां जो आग लगी ना, उसकी लपटों ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया। जो चीज न्यूयॉर्क के स्टॉक मार्केट में एक मामूली सी दरार लग रही थी, वो देखते ही देखते एक ऐसी वैश्विक सुनामी बन गई जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। तो सवाल ये है कि आखिर ये आर्थिक सुनामी शुरू हुई कैसे? इसकी शुरुआत तो हजारों मील दूर हुई थी, पर इसकी लहरें हर देश तक पहुंचने वाली थीं। साल था 1929। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जो उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट था, ताश के पत्तों की तरह ढह गया। बस एक दिन में। जरा सोचिए, लाखों लोग रातों रात सड़क पर आ गए। फिर क्या, अमेरिका से लेकर यूरोप तक बैंक एक के बाद एक डोमिनोज की तरह गिरने लगे। फैक्ट्रियों में माल तो बन रहा था, पर उसे खरीदने वाला कोई नहीं था। और बस इसी एक स्टॉक मार्केट क्रैश ने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया। लेकिन हम सोच रहे होंगे कि अमेरिका में जो हो रहा था, उसका भारत से क्या लेना देना? हजारों मील दूर का संकट यहां तक कैसे पहुंचा? इसका जवाब उस वक्त की भारत की सबसे बड़ी, सबसे दर्दनाक सच्चाई में है: ब्रिटिश राज। देखिए, उस वक्त भारत ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा था। मतलब साफ था, हमारी अर्थव्यवस्था का रिमोट कंट्रोल लंदन के हाथों में था। वहां कुछ भी होता था, चाहे अच्छा या बुरा, उसका सीधा असर यहां पड़ता था। हम एक ऐसी कश्ती में सवार थे जिसका मांझी कोई और था। और इसका जो चेन रिएक्शन हुआ, वो बहुत ही तबाहकुन था। समझिए इसको। स्टेप 1, अमेरिका में संकट आया। स्टेप 2, ये संकट पहुंचा ब्रिटेन, जहां लोगों ने खरीदारी बंद कर दी। स्टेप 3, ब्रिटेन ने भारत से माल लेना बंद कर दिया। और स्टेप 4, इसका नतीजा, जो सामान भारत भेजता था, जैसे कपास, जूट, उसकी कीमत एकदम से गिर गई, धड़ाम से। और इस एक झटके ने भारत की अर्थव्यवस्था की, कह सकते हैं, कमर ही तोड़ दी। गांव हो या शहर, कोई इससे बच नहीं पाया। हमारे देश की अर्थव्यवस्था की नींव क्या है? खेती हमेशा से रही है। अब सोचिए, एक किसान ने मेहनत की, फसल उगाई, और बाजार में उसकी कीमत आधी हो गई, 50% कम। कपास, जूट, गेहूं, सबके दाम जमीन पर आ गए एक झटके में। गांव-गांव में किसान बस अपनी फसल को देखता रह गया, और चारों तरफ सिर्फ कर्ज और निराशा थी। ये सिचुएशन कितनी अजीब थी, देखिए। एक तरफ आम आदमी की कमाई आधी हो चुकी थी, कर्ज बढ़ता जा रहा था, और दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार ने लोगों पर टैक्स और बढ़ा दिए, उन्हें अपना खजाना जो भरना था। इसे कहते हैं जले पर नमक छिड़कना। पॉलिसी बिल्कुल साफ थी और उतनी ही बेरहम। संकट भारत के लिए और मुनाफा ब्रिटेन के लिए। शायद औपनिवेशिक शासन का इससे बुरा चेहरा नहीं हो सकता था। और ये आग सिर्फ गांवों तक ही सीमित नहीं रही, इसकी लपटें शहरों तक भी पहुंची। एक्सपोर्ट्स बंद हो गए थे, तो इंडस्ट्रीज का क्या होता? जूट मिलें बंद, कपड़ा उद्योग ठप, स्टील प्लांट, कोयला खदानें, सब पर ताला लग गया। और इसका असर, हजारों लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए। शहरों में भी भुखमरी फैलने लगी थी। ये आंकड़े देखिए, इस सारी कहानी खुद बता रहे हैं। भारत का निर्यात लगभग आधा रह गया था, आधे से भी कम। और इस पर एक और मुसीबत, हमारा रुपया ब्रिटिश पाउंड से बंधा हुआ था। तो जब ब्रिटेन की करेंसी गिरी, हमारा रुपया भी उसके साथ साथ गिर गया। इससे हमारा बिजनेस और भी बर्बाद हो गया। लेकिन कहते हैं ना, जब अंधेरा सबसे गहरा होता है, तभी सुबह होने वाली होती है। इस आर्थिक तबाही ने लोगों को तोड़ा जरूर, पर इसने उन्हें एक नए तरीके से जोड़ा भी। इसी राख से संघर्ष की एक नई चिंगारी पैदा हुई। सोचिए, जब लोगों के पेट पर लात पड़ी हो, जब खोने के लिए कुछ बचा ही ना हो, तब एक इंसान क्या करता है? वो आवाज उठाता है। और वही हुआ। इस मंदी ने एक ऐसा काम किया जो पहले नहीं हुआ था। इसने किसान, मजदूर, शहर का व्यापारी, सबको एक साथ ला खड़ा किया। क्योंकि अब सबका दुख एक था और सबका दुश्मन भी एक था, ब्रिटिश हुकूमत। और यही वो वक्त था जब लोगों के इस आर्थिक गुस्से ने आज़ादी की लड़ाई में एक नई जान फूंक दी। टाइमिंग देखिए,
1929 में महामंदी भारत आती है और ठीक अगले साल 1930 में इसी गुस्से की लहर पर महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। तो इस पूरे दौर से भारत को एक बहुत ही जरूरी सबक मिला, एक ऐसा सबक जो आगे चलकर बहुत काम आने वाला था। सबक था आत्मनिर्भरता का। देखिए, इस संकट ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी कि जो अर्थव्यवस्था दूसरों पर निर्भर हो, जो शोषण की नींव पर टिकी हो, वो हमेशा कमजोर होती है। उसको तोड़ने के लिए बस एक आखिरी झटका ही काफी होता है। और इसी संकट ने स्वराज शब्द को एक नया मतलब दिया। पहले स्वराज का मतलब था पॉलिटिकल फ्रीडम, अंग्रेजों से आजादी। लेकिन अब लोगों को समझ आया कि असली स्वराज तो तब होगा जब देश आर्थिक रूप से भी आजाद होगा, जब हम अपने पैरों पर खड़े होंगे। तो आखिर में 1929 की उस महामंदी ने भारत को जरूर झुकाया, लेकिन वो हमें तोड़ नहीं सकी, बल्कि इसने हमें एक ऐसी चीज सिखाई जो हमेशा के लिए हमारे साथ रह गई, कि असली ताकत किसी विदेशी बाजार में नहीं, बल्कि अपने लोगों में, अपनी आत्मनिर्भरता में और अपने स्वराज में है। और शायद यही वो सबक था जो आज़ादी की लड़ाई की सबसे बड़ी ताकत बना।